जिसका फायदा जो इस वक्त हाई प्रोफाइल और मेगा करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो मरियम बीबी का हो, नवाज शरीफ का हो, जरदारी साहब का हो, दीगर जो ऐसे बड़े केसेस हैं, इन तमाम को मिलेगा। नहीं देखें, अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऑयल जो है अगर $100 से भी नीचे आ जाता है तो ये गवर्नमेंट जो होती है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो कम कर पाती है। उसकी वजह है कि IMF प्रोग्राम में आप जा रहे हैं और IMF का ये तकाजा है कि आप पेट्रोलियम लेवी भी हासिल करेंगे, जो पहले 750 अरब की अब 550 अरब हो गई, कम तो हो गई है, लेकिन उसके साथ टैक्स भी लगाएंगे। या पहले हम कहते थे कि ये तो शौकत तरीन वगैरह का जो IMF का प्रोग्राम था उसकी वजह से ये हम बढ़ा रहे हैं। अब ये कल इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए बढ़ रहा है। 25 मई से पहले ये सब कुछ इसीलिए किया गया था कि लोगों को घरों में घुस के मारा गया। उन्होंने कहा इसके अहकाम कहाँ से आए, कहने के एक तो हुकूमत की तरफ से आए थे। जब उन्होंने कहा एक तो मैंने कहा दूसरे, कहने के दूसरे हम सोच रहे हैं कौन था, ये अहकाम कहाँ से आए थे यदि हमें पता कर दें कि वो कौन था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, बहुत से इशूज़ हैं जो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इमरान खान की जो गुफ्तगू आपने सुनी उस पर भी हम बात करेंगे, महंगाई पर, IMF से मुआहदे पर। लेकिन जो सबसे पहले गुफ्तगू मैं करने वाली हूँ वो नैब में तरमीम की गई हैं। ये तरमीम हैं क्या और इससे फ़ायदा कैसे पहुँचेगा और इसको NRO 2 क्यों कहा जा रहा है? तो नए कानून में जो वफाक या सूबाई टैक्स मामलात जो हैं वो नैब के दायरे इख्तियार से नाज़रीन निकाल दिए गए हैं। माली फ़ायदा ना उठाने की सूरत में वफाक या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी तरक्याती मनसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी। किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नए कानून के तहत नैब 6 माह की हद के अंदर अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा। नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में कोर्ट अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। नैब गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। नैब कानून में तरमीम करके रिमांड 90 दिन से कम करके अब 14 दिन का कर दिया गया है। नैब मुल्जिम के लिए अपील का हक 10 रोज से बढ़ाकर अब 30 रोज का कर दिया गया है। नया चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए मुशावरत का अमल 2 माह पहले शुरू किया जाएगा। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए मुशावरत का अमल 40 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय ना होने पर तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। पार्लिमानी कमेटी चेयरमैन नैब का नाम 30 रोज में फाइनल करेगी। चेयरमैन नैब की मुद्दत 4 साल से कम करके अब 3 साल की कर दी गई है और इसी मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। डिप्टी चेयरमैन की तकर्रुरी का इख्तियार सदर से लेकर वफाकी हुकूमत को दे दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पे हम क्विकली बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून भी हैं। उनसे ये माहिराना राय लेंगे कि वाकई ये जो कुछ हुआ है नैब में तरमीम। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बताइएगा, ये तरमीम जितनी भी की गई हैं ये क्या वाकई ये NRO 2 ही है जो कहा गया है हुकूमत की जानिब से? राब्ता मुनक़ता हुआ है, हमारा राजा आमिर अब्बास साहब से राब्ता बहाल करते हैं। लेकिन जो ये बार बार कहा जा रहा है, इमरान खान ने अभी भी गुफ्तगू की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का यही कहना था कि जो इन्होंने नैब में तरमीम की हैं, जो इंतखाबी इस्लाहत की, ये अपने आप को NRO 2 दे रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, ये जो तरमीम जिसका मैंने अभी जिक्र किया जो की गई हैं, ये वाकई NRO 2 ही है जो हुकूमत ने आपको दे रही है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। राजा आमिर अब्बास साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, बताइए। जी, ये बताइएगा, ये जो नैब में तरमीम की गई हैं जिस पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ने अपने आप को NRO 2 दे दिया है, ये आपने भी देखी होंगी तरमीम, वाकई NRO 2 दिया हुकूमत ने अपने आप को? देखिए, ये NRO 2 तो शायद छोटा लफ्ज है। अच्छा। ये इस मुल्क में उन्होंने करप्शन को लीगलाइज करने का एक ऐसा अमेंडमेंट्स लिए आज हमारे मुल्क में जो करप्शन का नासूर है उसको रोकने के लिए जो अदारा था नैब, उसके पर मुकम्मल तौर पे काट दिए गए हैं और एक तरह की आज़ादी दे दी गई है कि आप भले से जितनी मर्जी करप्शन कीजिए, कम अज कम जो कौमी एहतसाबी ब्यूरो है आप वो को इन्वेस्टिगेट या सजा नहीं दे पाएगा। और खास करके इसका इतलाक हो रहा है 1999 से और जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं
उन पे इसका असर ये होगा कि इसमें जो डेफिनेशंस हैं उन तमाम को चेंज कर दिया गया है, जिसका फायदा जो इस वक्त हाई प्रोफाइल और मेगा करप्शन के केसेस हैं, चाहे वो मरियम बीबी का हो, नवाज शरीफ का हो, जरदारी साहब का हो, दीगर जो ऐसे बड़े केसेस हैं, इन तमाम को मिलेगा और अल्टीमेटली अदालतों से फारिग हो जाएंगे अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार ना दिया तो। अदरवाइज ये NRO 2 से बहुत बढ़ के है। अभी आपने खुद जिक्र किया, क्योंकि PTI ये कह चुकी है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब इसको चैलेंज किया जाएगा और इसका जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर ये कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है? वरना जो आपकी गुफ्तगू है उससे तो ये लग रहा है कि नैब को गैर फाल कर दिया गया है। बिल्कुल, नैब को मैं तो समझता हूं कि इससे बेहतर था, क्योंकि उस पे अरबों रुपए माहाना सालाना खर्चा, और जब रिकवरी नहीं कर पाएंगे इतना खर्चा होगा तो उससे बेहतर था बंद कर देते। अब अदालत में जाना तो एक इसमें आइन में एक रास्ता है, और अदालत ने इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि जब NRO आया था 2007 में, उसमें भी तमाम करप्शन के केसेस, चाहे वो हुदैबिया पेपर का हो, दीगर हो, जरदारी साहब के हों, वो तमाम खत्म हुए थे और उसको सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने NRO को खत्म कर दिया था और वो केसेस रिवाइव हुए थे। तो अब यही एक वाहिद उम्मीद है, क्योंकि अदरवाइज तो असेंबलीज में अगर हम सुप्रीम, क्या ये असेंबली जो मौजूदा असेंबली है इसमें तो मेजॉरिटी पार्टी इस वक्त मौजूद ही नहीं है, वो बाहर है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नोटिस ले चुकी है? क्या ये जो यकतरफा किस्म की कानून साजी है इसकी इजाजत दी जा सकती है? और नंबर जो इस कानून साजी करने वाले लोग हैं वो तो खुद केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं कि वो अपने लिए ही ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि अपने इसको खत्म किया जाए? तो कानूनी तौर पे तो इसमें बहुत सी गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे और जो केसेस चल रहे हैं अपनी मौजूदा हालत में चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद, और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड करार दे, क्योंकि ज़ाहिर इख्तियार नहीं है ये एकतरफा तौर पर एक कानून साजी इस तरह असम्बली से हो सके, जबकि बड़ी जो मेजॉरिटी वाली अपोजिशन पार्टी है वो मौजूद ही नहीं है पार्लियामेंट में। आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आज मैं बात करूँगी बढ़ती हुई महंगाई और उसमें जो IMF से मुआहिदा बहाल हुआ है, क्या इसके असरात इस मईशत पे वाकई पड़ेंगे? क्या डॉलर काबू हो पाए? क्योंकि हमने देखा कि आज डॉलर के कुछ प्राइस जो हैं वो नीचे गए हैं। IMF पाकिस्तान से एक्चुअली चाहता क्या है? क्या उसकी शराइत वाकई इतनी ही कड़ी थी और ये IMF से जो मुआहिदा हुआ था PTI का, ये उसी का तसलसल है जो आगे बढ़ रहा है? इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शहजाद साहब, माहिर मौशवियात हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। जो गुफ्तगू आपसे होती रहती है और जो गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब है, और 3 महीने में जिस तरह की महंगाई हुई है, क्या वाकई आपको लगता है कि ये हुकूमत नहीं कर पा रही, इनके पास कोई प्लान नहीं था? ये भी तसलसल ये उसी का है जो IMF से मुआहिदा PTI का हो चुका था, अब ये उसी को लेकर आगे चल रहे हैं और इनके पास कोई चॉइस नहीं है? जी समैया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, देखिए मुआहिदा जो हुआ है उसी को आगे लेके चल रहे हैं, और उसमें जो शराइत तय हुई थी उनको ना सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है बल्कि नई चीज़ें भी जो है वो ऐड हुई हैं, क्योंकि बीच में जो है जो डिसीजंस काफ़ी वो डिले हो गए। डिले होने की वजह से उसकी कॉस्ट है, और उसकी कॉस्ट होने की वजह से फिर IMF ये कहता है कि जी आपने अब अपने खर्चे और बढ़ा दिए तो अब आप टैक्स भी बढ़ाएं, क्योंकि आप हमारा पैसा कैसे वापस करेंगे? तो मेरे ख्याल में अभी जो कल और आज कुछ मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था वो शायद आज या कल जाए, उसमें आप ये देखेंगे कि में काफी सारी चेंजेस आ चुकी है। उसके अंदर रिलीफ शायद वापस हो गया है। हाँ, बिल्कुल। टैक्स का हदफ था वो बढ़ गया है, बिल्कुल। और उसके अलावा जो लिबी का जो टारगेट था वो बहरहाल नीचे आ गया है। और अच्छी खबर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है तकरीबन $15, 15 भी नहीं, इनफैक्ट जो है तकरीबन $20 से ज्यादा जो है ऑयल नीचे आ चुका है। और उसके साथ साथ रुपी आज जो है डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा स्टेबल हुआ था, थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, लास्ट में आके 211 पे चला गया। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशंस ये है कि इस वीक में और अगले वीक में रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट नीचे बेहतर होगा। लेकिन खुर्रम साहब कितना बेहतर होगा? क्योंकि ये भी अंदाजे लगा रहे हैं लोग कि 185, 180 पर शायद रुक जाए, शायद स्टेबल हो जाए। फिर ये कि पेट्रोलियम मसनूआत हम देख रहे हैं कीमतें कम हुई हैं दुनिया भर में, लेकिन यहाँ अभी मजीद बढ़ाने की बात की जा रही है। सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया गया है जो IMF से मुआहिदा हुआ है, तो ये हुकूमत कम कर पाएगी? इनके पास है ऐसा कोई कि वो कम कर पाए?
नहीं देखें, अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऑयल जो है अगर $100 से भी नीचे आ जाता है तो ये गवर्नमेंट, ये होती है कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो कम कर पाती है। उसकी वजह ये है कि IMF प्रोग्राम में आप जा रहे हैं और IMF का ये तकाजा है कि आप पेट्रोलियम लेवी भी हासिल करेंगे, जो पहले 750 अरब थी, अब 550 अरब हो गई, कम तो हो गई है, लेकिन उसके साथ टैक्स भी लगाएंगे जो सेल्स टैक्स होता है तकरीबन 17%। तो एक्चुअली तो नीचे अगर ऑयल आता है तो ये अच्छी बात होगी कि मजीद बढ़ाया शायद ना जाए, और नीचे आ जाएगा तो वो एटलीस्ट जो गैप होगा वो उसमें टैक्स में जो है कन्वर्ट हो सकता है। गवर्नमेंट की जो कलेक्शन गवर्नमेंट ने कर दी है इस हेड के थ्रू, और वो नीचे आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऑयल $70 या $60 पे आता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है इतना नीचे आना, लेकिन अगर आ जाता है, यू नेवर नो कि कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, और 60-70 पे आता है तो फिर आवाम को जो है रिलीफ मिलने की तवक्को की। अच्छा, अब डॉलर के बारे में बात कर लें। हम देख रहे हैं बैरूनी फाइनेंसिंग तकरीबन रुक चुकी है। अब इसके लिए जो डॉलर की जो जा रहा है, डॉलर यहाँ से मुल्क से बाहर जा रहा है, या जो लोग खरीद रहे हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए कि हुकूमत कोई टैक्स लगा दे डॉलर खरीदने पे, या जिसको डॉलर की ज़रूरत है वो कोई एक प्रॉपर रीज़न दे कि वो डॉलर्स क्यों चाहिए, ताकि डॉलर को काबू करने का कोई तो तरीका होगा, या नहीं होता है किसी हुकूमत के पास? नहीं देखिए, डॉलर दो वजूहत से जो है वो ऊपर जा रहा है। एक तो ग्लोबल वजह भी है इसकी, क्योंकि पिछले 2 सालों में सुमैया हुआ ये था कि कोविड आ गया था। कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट, शरह सूद जिसे कहते हैं, उसे बहुत कम कर दिया गया था, ऑलमोस्ट सिफर कर दिया गया था इंटरनेशनल मार्केट, डेवलप्ड इकोनॉमीज में, ताकि लोगों को सस्ता पैसा मिले और लोग जो है कोविड से फाइट कर सकें, जिनकी जॉब जा रही थी, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। तो एक रीज़न था कि जी आपको जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाए सस्ते कॉस्ट पे। लेकिन अब उसके बाद जब उसके इम्पैक्ट्स आए हैं, यानी कि 2 साल के बाद ये हुआ कि पैसा लोगों के हाथों में रह गया और पीछे से सप्लाई शॉर्टेज हुई, वो डिमांड अपनी जगह थी तो एकदम से जो है वो प्राइसेस बढ़ गई, और फिर उससे ऊपर ये हुआ मजीद सिचुएशन ऐसे ख़राब हो गई कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। और ये दो बड़े प्रोड्यूसर हैं 25% कमोडिटीज़ के दुनिया के, जिसमें ऑयल भी है, गैस भी है, वीट भी है, और बहुत सारी जो है वो कमोडिटीज़ हैं जो ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों में जंग हो गई, तो 25% दुनिया का इम्पैक्ट हुआ, तो प्राइसेस बढ़ गई। तो प्राइसेस बढ़ गई तो अब यूके में भी जो है 40 साल की हाई इन्फ्लेशन है, अमेरिका में भी 40 साल की हाई इन्फ्लेशन है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए। उसकी वजह से डॉलर पूरी दुनिया में करेंसीज के अगेंस्ट बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का अपना मसला ये कि हमें और शौक है अपने मैक्रो चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस को जो है वो और ज्यादा खराब करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसकी वजह से और ज्यादा हाई हो रहा है। लेकिन इसके कोई मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए, जैसे हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है, तो हमें भी अपनी पॉलिसी इस हवाले से बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद मौजूद है, माहिर मुआशरियात। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, उस सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं IMF से मुआहिदा तो हो गया है हुकूमत का, लेकिन एक और पेट्रोल बम गिराया जाएगा आवाम पर। आवाम बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि लीवी जो है वो तकरीबन 5% बढ़ाई जाएगी और 11% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। तो कोई कमी नहीं होगी, जबकि आदमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। और साथ ही साथ जो मजीद टैक्सेस का बोझ है वो भी डाला जाएगा, और GST समेत जो दीगर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ आवाम के ही कांधों पर होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये वही IMF का मुआहिदा है जो कि पिछली हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत करके गई थी। तो इसी पर हम बात वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया। ये हुकूमत बार बार यही कह रही है कि जो IMF से मुआहिदा है ये वही मुआहिदा है जो आप लोग करके गए थे, उसी का तसलसल है। और टैक्सेस का बोझ भी जो लादा जा रहा है वो आप ही के किए गए मुआहिदे की बिना पर लादा जा रहा है। एक जानिब ये कहते हैं कि ये मामला है, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक IMF से नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें ये तो इनकी ये एक मुंह से दो तरफ से बात करते हैं। ये पहले हम कहते थे कि ये तो शौकत तरीन वगैरह का जो IMF का प्रोग्राम था उसकी वजह से ये हम बढ़ा रहे हैं। अब ये कल इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ये तो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए बढ़ रहा है, तो इनके ऊपर तो आप एतबार नहीं कर सकते ना। लेकिन ये हम तो रेजिस्ट करते थे कि हमें जो है पिरामिडिंग नहीं करनी चाहिए, जो टैक्स दे रहा है उस पर टैक्स लगाना चाहिए। इन्होंने हर जो टैक्स दे रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, किसी पे 1% लगा दिया, किसी पे 2%, किसी पे 4%। हम तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं थे, और जो हमारा जो
पिछले साल भी 5-6 महीने जो डिले हुआ था इसलिए हुआ था कि हमने कहा था हम ब्रॉडनिंग करेंगे और टैक्स पेयर अंदर लेके आएंगे, जो टैक्स दे रहा है उस पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। तो इन्होंने तो वही कुछ कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत तरीन साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे। इस तमाम तर सूरत हाल पे हम बात करेंगे जिसमें बार बार अपोजिशन ये कहती है, यानी कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये हुकूमत है जिसने 3 महीने में इतनी महंगाई की, हमने कोविड में संभाला, हमने IMF से इसी मुआहदे को चलाया, आवाम को रिलीफ भी दिया, ये रिलीफ अब ख़त्म कर दिया है बल्कि और बोझ डाल दिया है। टैक्सेस का भी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, एक्सपोर्ट गिर चुकी है, इम्पोर्ट जो है वो भी गिर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन हुकूमत की कहीं कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। जबकि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि जिसने महंगाई की है, जिसने आवाम पर महंगाई का बोझ डाला है, वही आज चीखता फिर रहा है। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है, हमने ये सारे काम किए हैं, तब्दीली कहाँ है? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, तारिक मतीन साहब। तारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी ज़बरदस्त आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बड़ी तनकीद भी कर रहे होते हैं, बड़े मामलात को बैलेंस लेके चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। आपका तज़िया क्या कहता है, असल कसूरवार है कौन इस बढ़ती महंगाई का? अस्सलाम वालेकुम सुमैया, आपको और आपके सभी देखने वालों को। कसूरवार जो है वो ना बिलावल भुट्टो जरदारी है, ना शहबाज शरीफ है, ना फजलुर रहमान, ना इमरान खान साहब है, ना नवाज शरीफ साहब। कसूरवार है आप और मैं। सही बात है। किसी का क्या जाएगा, इनमें से किसी का क्या बिगड़ेगा? आप देखिए जो हालात हैं, इन हालात में क्या एक आम आदमी आज जिंदगी जीने के काबिल है? मैं अभी थोड़ी देर पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां अपने कपड़े ड्राई क्लीन की देता हूँ, साहब के पास गया, कुछ कलेक्ट करना, उन्होंने कहा रेडी नहीं है, क्योंकि हमसे ये वादा हुआ 9 बजे दुकानें बंद कर देना, तो तुम्हारी बिजली कम से कम जाएगी, घरों में भी बिजली आएगी। घरों में भी बिजली जा रही है और मेरे कपड़े जो थे वो रेडी नहीं थे, क्योंकि उसकी बिजली, जब मैं उसके पास 4 बजे खड़ा हुआ था, मैं थोड़ी देर में सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाल भी दूंगा, तो तब भी उसकी बिजली जो थी वो 2.5 घंटे से गायब थी और उसके कारखाने की बिजली सुबह 11 बजे से गायब थी। हम 4 बजे उससे बात कर रहे थे। तो कसूरवार वो आम आदमी है, दुकानदार है, कसूरवार मैं हूं, कसूरवार आप हैं, जो आपके सामने कैमरे पे खड़ा हुआ दोस्त है, ये है कसूरवार। अजीरन इनकी हुई है। लोग कहते ना नून लीग ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पर लगा दिया, दाव पर कुछ नहीं लगा, दाव पर लगी है जिंदगी आम आदमी की। सही बात। जो झोलियां फैला के बददुआएं दे रहा है शहबाज शरीफ को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, लेकिन बददुआओं से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, ये हमने देख लिया है। तो इनमें से किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये लोग फिर पहले भी बार बार इख्तिदार में आए, मुल्क छोड़ के भाग गए थे। ये लोग कहते हैं मुआहदा हुआ था मुशर्रफ से, हम जिला वतन हुए थे, ये मुल्क छोड़ के भाग गए थे। ये पहले भी भागे थे, उसके बाद ये वापस आए थे। जिस आफ्ताब शेरपाव ने टॉयलेट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इनको कुंडी लगा के बंद किया था, वो आफ्ताब शेरपाव इनके बने थे इत्तेहादी। तो हमारे यहाँ जो है वो कौम की, इनकी, अपनी, सबकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। लॉस होता है आम आदमी का, और आम आदमी का लॉस अभी भी हो रहा है। तारिक, अभी यही बिलावल भुट्टो हैं, यही मौलाना फजलुर रहमान हैं। जब पेट्रोल 145 रुपए भी नहीं था तो उन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था। इन्होंने ये कहा था कि बदतरीन और ना अहल हुकूमत है, इनसे नहीं संभल रहा मामला। ना ही इन्होंने कोविड के मामलात को संभाला, ना ही इन्होंने महंगाई के मामलात को संभाला। आज पेट्रोल 234 रुपए फी लीटर है और 270-75 की बातें हो रही हैं। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब ना कोई महंगाई मुकाओ मार्च कोई निकाल रहा है, ना आवाम के लिए कोई बात कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात हैं। कोई नहीं सोच रहा आज आवाम का कि आवाम बेचारी कहां जाए। देखिए 2 ट्रिपल एम थे हमारे यहाँ। एक था ट्रिपल एम मुत्तहिदा मजलिस से अमल, और एमएमए, और अब जो है एक ट्रिपल एम महंगाई मुकाओ मार्च। वो जो था ना, उसके मौके पर आपने देखा था मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे एक बड़े पढ़े लिखे प्रॉम्प्टर वाले शो में, और मिफ्ता इस्माइल साहब का जुमला था आने तो दें, नून लीग को आने तो दें। आप देखिएगा कि आम आदमी जो 135 का पेट्रोल नहीं खरीद सकता, आने तो दें। आ गई नून लीग, क्या कर तबाही फेर दी है। मरियम नवाज की जबान में जई तई फेर दी है इन लोगों ने उस आम आदमी की। और अब वो आम आदमी जो है बस के किराए दे रहा है, तो वो बस का किराया जो मिनिमम फीस था वो बढ़ गया है। जो ट्रेनों का किराया है, ख्वाजा साद रफीक की वजारत ने वो गुज़श्ता कुछ दिनों में 2 बार बढ़ा दिया है। उसके बाद वो इंटरसिटी बस है, वो महंगी हो गई है, किसी काबिल नहीं छोड़ा है। और ये जो कहते हैं ना कि चीनी मिलती है, मैंने आज फिर चेक किया है, चीनी नहीं मिल रही। और आज भी सोशल मीडिया पे दोस्तों ने डाला हुआ था, मुख्तलिफ शहरों में
ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिनको 9 बजे होता है, ये 10-10 बजे तक नहीं खुल रहे क्योंकि इनके पास माल नहीं है। जिसपे आपको पता चला 5 अशिया हैं जिन पर शहबाज शरीफ की हुकूमत अगले 1.5 साल तक आपको सब्सिडी देती रहेगी। वो चीजें नहीं दे रहे, सब्सिडी दे रहे और उस सब्सिडी के इश्तिहार दे रहे और इश्तिहार 5 से 6 गिने चुने चैनल को, जहां पर महंगाई का नाम रख दिया मुश्किल फैसले और कर्जे का नया नाम रख दिया मुआहिदा। और ये ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में कर्जे का नाम रखा था पैकेज। इन लोगों ने वो कर्जे का नाम रख दिया मुआहिदा और महंगाई का नाम रख दिया मुश्किल फैसले। और ये लोग हैं, ये तमाम के तमाम मिलके हमें निजात दिलाने आए थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी इमरान खान साहब क्या करने लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने रजीम चेंज को नहीं माना, इस हुकूमत को नहीं माना, फिर वो सड़कों पर आए, फिर वो वापस चले गए। अब वो ज़ाहिर तारीख का भी कह रहे हैं कि मैं दूंगा जल्दी ही, लेकिन उनके ही अपने रहनुमाओं पर दहशत गर्दी की दिफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए और वो ज़मानतें लेते फिर रहे हैं। ये हुकूमत इस बात पर है कायम कि जी आप जब भी आने का करेंगे हम इनको गिरफ्तार करेंगे। जितना खून खराबा हुआ जब वो आए सड़कों पर, और अभी हम ये देख रहे हैं तारीख के आगे अल्लाह ना करे जो इलेक्शंस आएंगे जो ज़िमनी होंगे, एक हमने कराची का इलेक्शन देख लिया, जितना खून खराबा होगा फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सियासत इस तरह से चलती रहेगी या इसमें कुछ हो भी पाएगा और इमरान खान साहब कुछ कर भी पाएंगे? इसके जिम्मेदार होंगे मालूम अफराद। पहले हम कहते थे ना मालूम अफराद, इसके जिम्मेदार जो है ना वो मालूम अफराद होंगे। और इन्हीं अफराद के हवाले से खबर ही आ रही है कि खान साहब से एक बहुत आम शख्सियत है जो मालूम अफराद के करीब है बहुत, उन्होंने जाके 2 मुलाकातें की गुज़श्ता कुछ दिनों में। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए फोन टैप करना शुरू कर दिया गया है और कुछ पता नहीं मेरे घर के बाहर भी जासूसी के लिए बंदा खड़ा हो और वो बंदा जो है वो मेरे बारे में मालूमात के लिए या कुछ मेरा पीछा करने के लिए मौजूद हो। और वो ये कह रहे हैं, मैंने इमरान खान को कहा है कि अपने ताल्लुकात बेहतर करें और खान साहब जो हैं वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें तो अच्छी बात है। उनका ये कहना है, जुमला देखिए आप, उनका ये कहना है कि जब नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया गया है तो खान साहब से भी हाथ मिलाया जा सकता है। जब नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया गया है तो खान साहब से भी हाथ मिलाया जा सकता है। ये हमारे यहाँ का हाल है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन के बारे में मैंने खुद ये अपनी वीडियो में भी बताया, सोशल मीडिया में मैं बता चुका। 2 DIGs ने, पंजाब के 2 DIGs ने मुझे कहा कि जो तबादले हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं पंजाब के, शामिल परिषद में बहुत बात भी बताया था, इनमें पूरी तैयारी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को हराने की। और मैंने कहना कि यही सब कुछ, ये तो कुरैशी साहब भी बोल चुके हैं। हाँ जी, 25 मई से पहले ये सब कुछ इसीलिए किया गया था कि लोगों को घरों में घुस के मारा गया। तो मैंने कहा इसके अहकामात कहां से आए? कहने के एक तो हुकूमत की तरफ से आए थे। जब उन्होंने कहा एक तो मैंने कहा दूसरे, कहने लगे दूसरे हम सोच रहे वो कौन था, तो ये अहकामात कहां से आए थे यदि हमें पता करने कि वो कौन था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा, अभी जो इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने सुनी होगी, आखिर में वो एक सवाल छोड़ के गए हैं। वो सवाल आपने भी सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो मैं दोहरा देती हूँ। आपको लगता है कि बार बार वो एक सवाल दोहरा रहे हैं, वो बार बार एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ये लगता है कि नहीं सुन रहा कोई, या कोई सुनना ही नहीं चाहता है उनकी बात को या उनकी सवाल को। क्या आपको लग रहा है कि कोई सुनना चाहता है कि वो जो सवाल कर रहे हैं बार बार? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि वो सवाल इमरान खान साहब जिनको सुनाना चाहते हैं, हाँ, वो सुन रहे हैं। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब वो सवाल जिससे कर रहे हैं, हाँ, इसमें फर्क है। जिनको सुनाना चाहते हैं ना वो सवाल सुन रहे हैं, सही है, लेकिन इमरान खान जिनसे सवाल कर रहे हैं वो नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे। और आपको ये लगता है कि ना सुनना सवाल को, आगे की सूरत हाल क्या बनेगी फिर सियासी? 1.5 साल बाद भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस कैसे होंगे फिर? जी, वो इलेक्शंस कैसे होंगे? अच्छा, इसके बारे में बाज़ खबरें दे रहे हैं कि उन इलेक्शंस में बड़ी ठीक ठाक तरीके से एक वर्ड है जो गुज़श्ता कुछ दिनों में डॉक्टर मफरूर ने हमें सिखाया है और बार बार उस वर्ड भी, तो उन इंतखाबात में हम जबरदस्त मैनेजमेंट देखेंगे डॉक्टर मफरूर की तरह की। अच्छा, और उस मैनेजमेंट के इशारे हमें अभी से, तो वो मैनेजमेंट के तहत इंतखाबात हों।
मैनेजमेंट की तारीख हमेशा ही होती रही है ना, इल्ज़ाम तो हमेशा हारने वाली पार्टी लगाती है कि मैनेज इलेक्शंस हैं, ये धांधली हुई है, तो जो हारेगी वो तो फिर आज भी इल्ज़ामात लगाएगी, क्योंकि अगर रास्ता रोकने की कोशिश की गई धांधली का तो वो भी ख़त्म कर दिया गया है। फिर ये कैसे बात करेंगी सियासी जमातें, ये धांधली का मामला तो तारीख ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, ये हमारे यहाँ मसला है, देखिए इसीलिए जरूरी यह है कि हमारे यहाँ एक बार अदालत, हमारे यहाँ एक बार इस्टेब्लिशमेंट, सियासी ताकत, मीडिया के लोग, ये सब मिलके बैठें और एक बार ओपन, ये नहीं कि ये बैठ के तय करें, ये एक बार ओपनली तय हो, ये बराह रास्त चीजें तय हो कि कैसे इंतखाबात हों, उन इंतखाबात को पहले मिटो फिर इंतखाबात हो, वगरना ये हमेशा इसी तरह का मसला रहेगा। आप देखिए पहली बात पर कि हमारे यहाँ इंतखाबात में हमेशा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अंजाम देने वालों ने कहा है कि अब की बार हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दूर से अंजाम देंगे। अच्छा तारिक, अभी हमने देखा कि जो कुछ हुआ अभी कराची में हल्का जो है 240 था, फिर ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, तहफ़्फ़ुज़ात शदीद हैं पीटीआई को कि मैनेज की जा रही हैं सीटें। अब ज़िमनी इलेक्शंस के बाद क्या और पिक्चर क्लियर होगी कि इस मुल्क में जनरल इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं, खुदा न खास्ता खूनी होंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इलेक्शन कमीशन पर वैसे ही पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर ये कैसे चीज़ें सेटल्ड होंगी, या फिर आने वाले इलेक्शंस को कैसे माना जाएगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं? सही। अच्छा, वैसे ये जो इंग्लिश की इस्तिलाह है, आम इंतखाबात का तर्जुमा जो इंग्लिश में होता है जनरल इलेक्शंस, मेरा ख्याल है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बड़ी मुतनाज़े इस्तिलाह है। इसकी जगह हमें आम इंतखाबात करना चाहिए। सही है। और जो इंग्लिश की जनरल इलेक्शन की इस्तिलाह है, इस इस्तिलाह को तब्दील करने की जरूरत है। इसकी जगह कोई एक इस्तिलाह इलेक्शन कमीशन हमें दे, वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत मुतनाज़े होती चली जा रही है। सही बात। तो इसलिए इस इस्तिलाह को बदलने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की इलेक्शन हमें नजर आ रही है, जिसमें ये तमाम लोग आए हैं, ये तमाम लोग ऐसे तो नहीं आए, ये तमाम लोग जो है ना एक कहानी है, वो कहानी मैं आज आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ, और उस कहानी के हम जो है वो बाद में जिक्सॉ के पीसेस जोड़ के तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक देव था, उस देव ने ना मुलाकात की वादी महरान में एक और देव से। अच्छा। और उस देव से वादी महरान में मुलाकात करने के बाद उसने उस देव की जो है कुछ ख्वाहिशात वगैरह पूछी और कुछ चीजें तय कर ली। सही। फिर उस देव का एक असिस्टेंट देव जो था, उसने मुलाकात की हमारे साबिक आकाओं की सरजमीन पर एक और देव से। अच्छा। फिर वहां पर कुछ चीजें तय हुई, और उसके बाद एक हरदिल अजीज शहजादा था, वो हरदिल अजीज शहजादा जो है वो मुश्किल में आ गया। अब ये कहानी इससे आगे सुनाने की जो है वो हिम्मत अभी बहुत कम लोगों में है। तो ये कहानी हम जब सही से सुना पाएंगे, इस जिक्सॉ के टुकड़े जोड़ पाएंगे, तो फिर हमारे सामने कुछ चीजें जो है वो क्लियर होंगी। उससे पहले बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, क्लियरिटी काफी सारी चीजों में लोगों को हो भी चुकी है। वो जो आपने कहा ना कि हिम्मत अभी नहीं, जाहिर है वो हिम्मत बड़ी मुश्किल है कि वो अब सब कर पाए। थोड़ा इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला तो महफूज हुआ पीटीआई का कि जी पीटीआई की ये फॉरेन फंडिंग है, और उस पर अब 8 साल बाद ये फैसला महफूज हुआ। लेकिन अब ये फैसला जब सुनाया जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉरेन फंडिंग पीटीआई की नहीं है, यहाँ पर जो मामला है वो नून लीग का भी है, यहाँ पर मामला जो है वो पीपल्स पार्टी का भी है। तो सिर्फ एक जमात पर अगर ये फैसला सुनाएगी इलेक्शन कमीशन, तो फिर वैसे और सवाल उठेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करके अभी बताया भी यही है कि हम इस सिलसिले में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा अच्छा डिसीजन दिया था, और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी इम्तियाजी सलूक नजर नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए नून लीग का भी फैसला होगा, मेरा ख्याल है कि कुछ रुक कर आएगा ये फैसला, और नून लीग की चीजों में भी हमें अभी बहुत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि गड़बड़ घोटाला है। पीपल्स पार्टी के मामलात में बहुत गड़बड़ घोटाला है। कुछ डॉक्यूमेंट्स को जैसा पहले सामने आए थे उनमें अमेरिका से कुछ फंड्स नजर आ रहे थे, तो उनका गड़बड़ घोटाला है, वो भी सामने आना चाहिए, और फिर उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। उससे पहले मेरा ये ख्याल है कि रुक जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो फैसला है 8 साल बाद सुनाया जा रहा है, अगर तो इस फैसले को एक साथ सुनाएं ताकि तीनों जमातें जो हैं, उनके मामलात में क्लियरिटी आए।
एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया आपका तारिक मतीन मौजूद थे और ये तमाम तर सूरत हाल पे हम उनका तज़िया ले रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हुई नाजरीन अफ़गानिस्तान में और शुमाली वज़ीरिस्तान में, जहाँ पर ज़लज़ले के बाद तबाही मच गई। कई घराने तबाह हो गए। अब तक की इतलात ये हैं कि 950 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर शुमाली वज़ीरिस्तान की बात करें तो वहाँ पर 200 अफराद की हलाकत की इतलात हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में ज़्यादा तबाही आई है। जो मुख्तलिफ हिस्से हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर रेक्टर स्केल पे जो शिद्दत आई है वो 6.1 है ज़लज़ले की। जो पक्तिकिया है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ पर अब तक 255 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, सैकड़ों घर बुरी तरह मुतासर हुए हैं, अस्पताल, दीगर इमारतें और ना सिर्फ ये बल्कि कई इमारतें मुनहदम हो गई हैं। जो शिद्दत थी वो 5.9 के इलाकों में, गहराई 40 किलोमीटर तक बताई गई है और ये शदीद ज़लज़ला है। चंद रोज़ के दौरान अगर देखें अफ़गानिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो शुमाली वज़ीरिस्तान से हमारे साथ शराज मुग़ल मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। शराज बताइएगा शुमाली वज़ीरिस्तान की क्या सूरत हाल है, कितनी तबाही मचाई है ज़लज़ले ने यहाँ पर? शुमाली वज़ीरिस्तान खैसौर में रात ज़लज़ले की वजह से पहाड़ी तोदा गांव पर गिर गया, जिसमें 40 अफराद जान बहक हो गए, जबकि 25 अफराद जख्मी होने की इत्तला है। ये गांव 600 अफराद पर मुश्तमिल था। इसी तरह अफगानिस्तान के दीगर शहरों में खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कोई रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हैं, कोई कैंप्स लगाए गए हैं शिराज? जी, रेस्क्यू जो टीमें हैं वो इस वक्त जो है वो अभी पहुंच रही है, क्योंकि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वहाँ पर ये इलाके गांव हैं और ये अभी पहुंच रही हैं। बहुत शुक्रिया राज मुग़ल, हमारे नुमाइंदे हमें ज़लज़ले के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।